हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जो कि सदर्न रेलवे द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 7 नवंबर 2020 को, फॉर द पोस्ट AXCN और ADN लेवल 8 30% कोटा। तो इस वीडियो में हम इस पेपर के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, फाइनेंस रूल सेक्शन, जीके सेक्शन और राजभाषा सेक्शन को कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसी मूल मंत्र के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का है वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप इसे पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ RESS पूछा है यहाँ पे। तो RESS इज नथिंग बट अ रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसके थ्रू हम जो हमारा बायोडाटा हो गया, सैलरी डिटेल्स हो गई, इनकम टैक्स प्रोजेक्शंस हो गए, PF या NPS लेजर हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस, लीव रिकॉर्ड, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो है तो हम इसके थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, यह एम्स पोर्टल जो है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोस्टर मीन्स, ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट विच शोज द आवर्स दैट आ रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी एवरी डे, दैट इज कॉल्ड रोस्टर। सो दूसरा ऑप्शन दिया है वीकली रेस्ट एंड ब्रेक बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी आर शोन। ऑप्शन सी दिया है A एंड B आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो रोस्टर के अंदर जो है तो हमारा दोनों चीज़ें कवर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेजेज इंक्लूड, ऑप्शन ए सैलरी, DA, HRA, बोनस, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेजेज इंक्लूड, ऑप्शन ए दिया है सैलरी DA, ऑप्शन बी दिया है HRA, ठीक है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, ऑप्शन सी दिया है बोनस, एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें मोस्टली लोग जो है ऑल ऑफ द एबव लगा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा? सैलरी एंड DA। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप गलत मत करिएगा। आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, उसके अंदर वेजेस की डेफिनीशन अगर पढ़ेंगे तो वेजेस की डेफिनीशन क्या है? तो वेजेस मीन्स ऑल द रेम्यूनरेशंस, दैट मीन्स सैलरी, एंड DA दैट हैज सबज्यूम द वेजेस। इसके अलावा वेजेस के पार्ट कौन से नहीं है, इसकी बात करें अगर अपन, तो बोनस, कोई भी बोनस जो है या कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स जो है वह वेजेस का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा हाउस एकोमोडेशंस की जो वैल्यू है, दैट मीन्स HRA, जिसके अंदर सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और भी अदर एमिनिटीज़ जो है वो वेजेस का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर, जैसे NPS में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वह वेजेस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशंस इज नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस। प्लीज डू रिमेंबर इट। एनी सम पेड टू एम्प्लॉय पर्सन टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस, ठीक है, एनी ग्रेचुइटी पेएबल, ये सब जो है तो वेजेस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी एंड DA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए एक्ट की बात करें अगर, तो इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सर्कमस्टेंसेस इन विच पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड विदाउट DAR इंक्वायरी, कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस, disciplinary authority satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in the rule. In the interest of the security of the state, it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in the rule.
ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन DAR cases, the inquiry authority may hold the inquiry ex parte in the following cases: if the railway servant to whom a copy of article of a charge has been delivered does not submit the written statement of defense on or before the date specified। तो यहाँ पे एक्स पार्टी इंक्वायरी की बात की जा रही है, ठीक है, कि एक इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वह एक्स पार्टी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है कब के केस में, जब रेलवे सर्वेंट जो होता है, ठीक है, इफ द रेलवे सर्वेंट टू whom a copy of article of charge has been delivered does not submit the written statement of defense। अपने डिफेंस में वह अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता ऑन बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, तो इस केस में जो है एक्स पार्टी इंक्वायरी उसके अगेंस्ट होल्ड की जा सकती है। डस नॉट अपीयर इन द पर्सन बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी, अगर वह इंक्वायरी अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता तो इस केस में भी जो है तो उस पर एक्स पार्टी इंक्वायरी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्पेंशन मेड शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 days अनलेस इट इज extended with reason, extended after review for further period before expiry of 90 days, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन मेड शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 days अनलेस एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर अ पीरियड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 days। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। SF4 के थ्रू हम क्या करते हैं, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है, in the case of mixed works involving more than one department dash dash will coordinate the budgetary and expenditure control। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है तो इस पेपर में डाले गए हैं यहाँ पे। तो द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट टू विच मेजर पोर्शन ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट रिलेट्स, द डिपार्टमेंट नॉमिनेटेड बाय द GM एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो जब भी कभी मिक्स्ड वर्क्स होता है जिसमें कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इस केस में जो उसका प्रिंसिपल हेड होता है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग हेड जो होता है फॉर बजटरी एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए, वह द डिपार्टमेंट टू विच मेजर पोर्शन ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट रिलेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। पूछा जा रहा है चार्ज ऑफ स्टोर्स विल कंप्राइज। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो कंज्यूमेबल स्टोर सच एज कॉटन वेस्ट, जूट, ऑयल, ग्रीस ETC इशूड फॉर ऑर्डनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। पेटी स्टोर सच एज मटेरियल फॉर पैच वर्क रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स। स्टोर्स ऑब्टेन्ड फॉर स्पेसिफाइड वर्क्स एंड टूल एंड प्लांट TNP। तो फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा अप्रोप्रिएट होगा चार्ज ऑफ स्टोर्स के लिए। तो चार्ज ऑफ स्टोर्स में जो है तो कंज्यूमेबल स्टोर्स जो हो गए, जो डेली यूजेस, जैसे हमारा कॉटन हो गया, कॉटन वेस्ट, जूट, ऑयल, ग्रीस, इन सबका ये डेली यूज़ आइटम्स हो गए, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स आइटम्स हो गए, ठीक है, जो ऑर्डनरी रिपेयर मेंटेनेंस में लगते हैं, तो वो चार्ज ऑफ स्टोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। पेटी स्टोर्स जो है, ठीक है, जो पैच वर्क रिपेयर्स में यूज़ होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जो स्टोर्स ऑप्टेंड फॉर स्पेसिफिक वर्क्स एंड TNP के लिए होते हैं, वो चार्ज ऑफ स्टोर्स के अंदर आते हैं। सो ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर मटेरियल एट साइट स्टोर्स इज once in 3 months, once in 6 months, once in a year, once in a 2 year। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन से भी क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार रखना है। स्टॉक वेरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है। तो अगर हम बात करें हम मटेरियल एट साइट स्टोर्स की, तो इसका जो वेरिफिकेशन होता है ऑर्डिनरली वह वंस अ ईयर होता है, ठीक है। सो वंस अ ईयर इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स, तो वंस इन अ 2 years होता है,
जितने भी टीएनपी आइटम्स हैं, टूल्स एंड प्लांट वाले आइटम्स, उनका वंस इन 3 ईयर्स होता है, 3 साल में एक बार होता है। ठीक है। इम्प्रेस्ड स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स, वह जनरली 2 साल में एक बार होता है। इसके अलावा ऑल मटेरियल्स इन अ डिपो एज अंडर, अगर बात करें इसके अंडर में, तो जितने भी ए आइटम्स होते हैं उसमें उसका जो वेरिफिकेशन होता है वंस इन 6 मंथ होता है। बी क्लास जो आइटम होते हैं वह वंस इन ईयर होते हैं, और सी क्लास आइटम्स होते हैं वह वंस इन 2 ईयर्स होते हैं। ठीक है। और एम एन पी जो होते हैं वह वंस इन 3 ईयर्स होते हैं। तो एम एन पी और टी एन पी की बात करें अगर, तो याद रखिएगा वो वंस इन 3 ईयर होते हैं। ठीक है। वंस इन 3 ईयर एम एन पी एंड टी एन पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पैसेंजर एमिनिटीज आर classified into minimum essential passenger amenities, recommended passenger amenities, desirable passenger amenities। तो ऑप्शन दिया है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, नन ऑफ द अबव आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ठीक है। तो जो पैसेंजर एमिनिटीज में जो है तो तीनों चीज़ें आती हैं, मिनिमम एजेंशियल, रिकमेंडेड और डिजायरेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिमांड नंबर एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर मेंशन बिलो। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा जो है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। अर्सवाइल डिमांड नंबर्स जो है यहाँ पे, तो 4 जो है बेसिकली पीवे एंड वर्क्स के लिए हो गया। ठीक है। 5 जो है मोटिव पावर के लिए होता है। 6 जो होता है सी एंड डब्ल्यू के लिए होता है। ठीक है। 7 जो होता है बेसिकली प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए होता है। 11 जो है स्टाफ वेलफेयर एंड इम्यूनिटीज़ के लिए है। 13 जो है प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। तो ऑल ऑफ द वर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रूवल ऑफ पी सी इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टॉक रिक्विजिशन फॉर वैल्यू ऑफ। तो अप टू 30 लाख, अप टू 35 लाख, अप टू 40 लाख, मोर देन 45 लाख। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एम एस ओ पी 2018 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो पी एच ओ डी रैंक के हैं तो उनके लिए जो नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस है तो उसके लिए जो वैल्यू है वह मोर देन 45 लैक्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो अप्रूवल ऑफ पी सी इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस फॉर द वैल्यू मोर देन 45 लैक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो पीसी मतलब पीएचओडी के लिए 45 लाख से ज़्यादा का हो गया। इसके अलावा अगर हम सीडब्ल्यूएम, एडीआरएम या एसएजी की बात करें तो उनके लिए जो यह नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस है उनका जो वैल्यू है वह 15 लाख से 45 लाख है। ठीक है। तो अगर उसका वैल्यू 15 लाख से 45 लाख के बीच में लाई करता है तो एसएजी के पास जाएगा वो। ठीक है। एसएजी इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। इसके अलावा जेएजी और एसजी के लिए जो है यह बेसिकली 2 लाख से 15 लाख रुपए है। और एसएस के लिए अगर बात करें तो यह 25,000 से 2 लाख है, दैट मीन्स 25,000 टू 2 लाख। और जेएस जो जूनियर स्केल है उसके लिए अप टू 25,000 है। ठीक है। तो इसके लिए जो नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस है एक बार आपको क्लियर कर दिया मैंने। जेएस के लिए अप टू 25,000, एसएस के लिए 25,000 टू 2 लाख, जेएजी के लिए बेसिकली या एसजी के लिए बात करें तो 2 लाख से 15 लाख, सीडब्ल्यूएम, एडीआरएम या एसएजी रैंक के हैं तो उनके लिए 50 लाख टू 45 लाख, और पीएचओडी रैंक के हैं तो उनके लिए अबव 45 लाख। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहीं पे अगर हम बात करें पीएसी की, तो साइनिंग ऑफ पीएसी जो होगा बाय यूज़र डिपार्टमेंट, तो उसके अंतर्गत अगर बात करें हम तो जो पीएचओडी हैं तो उनका जो एसओपी है वह 25 लाख से ज़्यादा का है। ठीक है। 25 लाख रुपए से ज़्यादा का है अगर, तो इस केस में पीएचओडी करेंगे। इसके अलावा अप टू 25 लाख है तो सीडब्ल्यूएम करेंगे, सीडब्ल्यूएम, एडीआरएम या एसएजी करेंगे। जेएजी के लिए जो है अप टू 15 लाख है, और एसएस के लिए है अप टू 2 लाख है, और जेएस के लिए जो है अप टू 75,000 है। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो साइनिंग ऑफ पीएसी बाय यूज़र डिपार्टमेंट के अंदर जेएस जो है अप टू 75,000, एसएस जो है अप टू 2 लाख,
JAG/SG जो है अप टू 15 लाख, SAG या CWM या ADRM की बात करें तो अप टू 25 लाख, और PHOD रैंक के जो लोग हैं वह अबव 25 लाख। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ PSC बाई यूजर डिपार्टमेंट के अंदर यह होगा। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द अप्रूवल ऑफिसर इन नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस। ठीक है, जिसके अंदर हम PSC इशू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे यहाँ पे। द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स सिंस योर वार्निंग स्टॉपेज ऑफ पास रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉसेस। ठीक है, यहाँ पेंशनरी लिखा हुआ है। सो वार्निंग इज नॉट अ पेनाल्टी, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा जो है सभी ये माइनर पेनाल्टीज हैं, जैसा 11 के अंदर आती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रेट ऑफ HRA इन वाई क्लास सिटी। तो ये पुराना जो रेट है यहाँ पे दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो वाई क्लास सिटी की बात करें अगर यहाँ पे, तो जो इसका रेट होगा वह 9, 18 और 27 है, भी 18% है। इसके अकॉर्डिंग 16% जो है इसका आंसर, अभी 18% हो गया। ठीक है, जैसे ही DA 50% को क्रॉस करेगा तो 10, 20, 30 हो जाएगा, दैट मीन्स 20% हो जाएगा फॉर वाई क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है अभी इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस should be imposed only by controlling officer, disciplinary authority, appointing authority, none of the above। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो CR या रिमूवल या डिसमिसल जो होता है, जो कि मेजर पेनाल्टी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो इम्पोजिशंस हैं, ये पेनाल्टी वह बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर विच रूल ऑफ DAR, रूल 5, रूल 13, रूल 14J और नन ऑफ द अबव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूल 14J के अंदर जो है इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर द DAR रूल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, paternity leave is granted up to 15 days, granted up to for one child only, to be availed within 6 months from the date of delivery। तो सबसे पहले अप टू 15 डेज राइट है, अप टू फॉर वन चाइल्ड नहीं, अप टू फॉर टू चाइल्ड जो है तो बेसिकली सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। पूछा है चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ अलाउंस ड्रॉन इन द फेवर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर शिफ्टिंग ऑफ लगेज एंड फैमिली। तो लगेज एंड फैमिली को शिफ्टिंग के लिए जो अलाउंस है उसका नाम CTG है, दैट इज कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे। फोर्स मेज्योर क्लॉज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। If the performance of contract is delayed by reason of war, acts of public enemy, sabotage, damage of by fire, तो फोर्स मैज्योर क्लास का यूज होता है यहाँ पे। और नोटिस ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट इज गिवन बाय अदर पार्टी, बाय ईदर पार्टी टू द अदर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस, या इफ द परफॉर्मेंस इज डिलेड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 120 days, ईदर पार्टी मे टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये फोर्स मैज्योर क्लॉज। इसके अंदर अगर बात करें तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इस टाइम पे ईदर पार्टी हैव एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर कभी कोई वॉर हो गया या हॉस्टिलिटी हो गई या एक्ट्स ऑफ पब्लिक एनिमी, ठीक है, सिविल कॉमिशन हो गया, सेबोटाज हो गया, या सीरियस लॉस और डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन्स हो गए, या एपिडेमिक्स लाइक कोरोना, ठीक है, या पैंडेमिक्स हो गया कोई, या स्ट्राइक्स हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, या एक्ट ऑफ गॉड हो गया जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है।
तो इन सभी केसेस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन सब केसेस के लिए जो है फोर्स मैज्योर क्लॉज जो है हमारा वो है अप्लीकेबल होगा। और इसके लिए जो है बेसिकली नोटिस ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट इज गिवन बाय ईदर पार्टी टू द अदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस। तो जब भी अभी कुछ ऐसा चीज़ अकर होता है तो उस केस में ईदर पार्टी, तो उसके लिए जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस एक नोटिस इशू करना होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द परफॉर्मेंस इज डिलेड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 120 डेज ईदर पार्टी में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टी। ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वह रिज्यूम होगा, मतलब जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो रिज्यूम रहेगा या नहीं रहेगा, इसका जो डिसीजन होगा वह इंजीनियर द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, दैट डिसीजन विल बी द अल्टीमेट डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन। ठीक है। तो यह तीन क्लॉज जो है फोर्स मैज्योर क्लास के अंदर आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्स मैज्योर क्लॉज। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द कॉन्ट्रैक्टर after no claim certificate is issued by railway engineer on expiry of maintenance period in case of applicable both A and B and none of the above। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसका रिफंड किया जाता है फाइनल पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके बाद हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड कर देते हैं, या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशूड हो जाता है तो उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको रिफंड कर देते हैं। सो आफ्टर नो क्लेम सर्टिफिकेट इज इशूड बाय रेलवे इंजीनियर एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ मेंटेनेंस पीरियड इन केस इट इज़ एप्लीकेबल बोथ ए एंड बी केसेस में जो है वह सिक्योरिटी डिपॉजिट को कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड कर दिया जाता है। इसके अलावा एक टर्म आता है परफॉर्मेंस गारंटी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होता है shall have to submit a performance guarantee within 21 days from the date of issue of LOA। तो LOA जिस दिन से आपको मिला है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो उसके 21 दिन के अंदर आपको परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करनी होती है। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन जो है अप टू 60 डेज तक कॉम्पिटेंट जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर LOA की डेट से वह 21 डेज के बियॉन्ड हो जाता है तो उस केस में 12% पर एनम शैल बी चार्ज्ड फॉर द डिले बियॉन्ड 21 डेज। ठीक है। 21 दिन से ज़्यादा होने पर अगर आपने परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट नहीं कर पाए हैं तो इस केस में 12% का अधिभार आपको पे करना होता है। ठीक है। और इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है तो बियॉन्ड 60 डेज भी अगर परफॉर्मेंस गारंटी देने में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, इन अदर केसेस इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू सबमिट द रिक्विजिट परफॉर्मेंस गारंटी इवन आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ LOA द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइबल टू टर्मिनेटेड। ठीक है। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वह टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है। इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड रेलवे शैल बी इंटाइटल टू फॉरफिट बिड सिक्योरिटी। तो जितना भी बिड सिक्योरिटी है वह उसका जब्त कर लिया जाता है रेलवे के द्वारा। ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो परफॉर्मेंस गारंटी है बेसिकली वह इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, पे ऑर्डर्स और डिमांड ड्राफ्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ओके, 12 ईयर्स नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स, 10 ईयर डिफेंस डिपॉजिट्स, इन सभी फॉर्म्स में जो है तो इसको जमा कराया जा सकता है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट फॉर इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम अबव 150% इन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेट फॉर आइटम एज पर agreement with finance concurrence, 4% reductions in the rate with finance concurrence, 4% of reduction in the rate
एंड ऑप्शन डी दिया है रेट टू बी निगोशिएटेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे तो क्वांटिटीज़ अगर 125% से ज़्यादा लेकिन 140% है, तो इस केस में 98% ऑफ द रेट अवार्डेड होगा। ठीक है, अगर क्वांटिटीज़ की अगर क्वांटिटीज़ जो है दैट इज़ इंक्रीजेस 140% बट अप टू 150%, तो इस केस में 96% ऑफ द रेट अवार्ड होगा। ठीक है, एंड वेरिएशन इन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स बियॉन्ड 150% हो जाता है, दैट शैल बी अवॉइडेड एंड वुड बी परमिटेड ओनली आ एक्सेप्शनल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस and shall be paid at 96% of the rate awarded for that item in the particular tender। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे तो बियॉन्ड 150% के केस में जो है तो 4% रिडक्शन इन रेट विथ फाइनेंस कॉन्करेंस होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसी प्रकार ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। हम जीसीसी अप्रैल 2022 को देखेंगे आप तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी include the expenditure should not prima facie be more than the occasional demands. No other should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which shall be directly or indirectly to its own advantage. Public money should not be utilized for the benefit of particular person or section of the community. All of the above. So option number D is the right answer। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल लोकेशन सर्वे की बात करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल लोकेशन सर्वे जो होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर एक बार यह फाइनल हो गया कि एक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो हम फाइनल लोकेशन सर्वे करते हैं। तो फाइनल लोकेशन सर्वे के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो अलाइनमेंट इज फुली स्टैक्ड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, whereas it is not obligatory to do so in the case of preliminary survey। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करें तो देर इज़ ट्रैफिक सर्वे करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्विस करते हैं और फाइनल लोकेशन सर्वे करते हैं। तो फाइनल लोकेशन सर्वे में जो है अलाइनमेंट इज़ फुली स्टैक्ड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो अलाइनमेंट फुली स्टैक्ड ऑन द ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्रीलिमिनरी सर्वे में हम जो है बेसिकली इसका यूज़ नहीं करते। इसके अलावा फाइनल लोकेशन सर्वे के अंदर जो है तो डीपीआर जो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होता है और उसको सबमिट करना होता है। जितनी भी ऑल वर्किंग ड्राइंग्स हैं वो सब फाइनल लोकेशन सर्वे में प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So final location survey alignment is stacked on the ground enable the preparation of accurate estimate of the cost of the line। So option number both A and B are correct। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है परचेस ऑफ सर्विसेज ऑन जेम कैन बी मेड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट ओनली, एनी डिपार्टमेंट, ऑल परचेजेस टू बी सर्टिफाइड बाय द वेब मास्टर एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज परचेज ऑफ द सर्विसेज ऑन जेम कैन बी मेड बाय एनी डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली इसने DGS&D को रिप्लेस कर दिया जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में कि जेम का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, तो जेम इज़ नथिंग बट अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज द एनी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे बजट मर्ज विद जनरल बजट फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम में। विवेक देवरॉय कमेटी थी, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग।
तो उनके रिकमेंडेशंस पर जो है तो इसको मर्ज किया गया। इसके अलावा अलग करने की बात करें तो और अकवर्थ कमेटी थी 1921 में, उन्होंने सजेस्ट करा था, 1924 में वह जो है तो अलग हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लानट टू अनदर प्लानट इज विद इन द पावर ऑफ DRM, PHOD, GM, रेलवे बोर्ड। रीअप्रोप्रिएशन फंड्स के बारे में भी हम कई बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर एक प्लानट से दूसरे प्लानट में रीअप्रोप्रिएट करते हैं या फंड का एडजस्टमेंट करते हैं तो इस केस में ये इसकी पावर जो है बेसिकली वह रेलवे बोर्ड के पास है। नेक्स्ट है HRMS। क्या है भाई? HRMS स्टैंड फॉर, तो HRMS इज नथिंग बट अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम LAP, नंबर ऑफ LAP that can be encashed at the time of retirement, तो 300 days LAP that can be encashed at the time of retirement। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे दैट मे बी ग्रांटेड एट अ टाइम टू रेलवे सर्वेंट शैल बी 15 डेज, 30 डेज, 180 डेज, नो लिमिट। तो LAP की बात करें अगर तो एट अ टाइम रेलवे सर्वेंट शैल बी गिवन 30 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली 15 LAP जो है 15 डेज का LAP फर्स्ट 6 मंथ में और 15 नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो LAP मिलती है नेक्स्ट 6 मंथ में मिलती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की बात की जा रही है, SF4 दैट इज़ फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF1 फॉर सस्पेंशन, SF2 डीमिंग सस्पेंशन। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन जो है बेसिकली SF4 के अंदर आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए विच इज़ द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लरिकल कैडर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रज्ञा, प्रवीण, प्रबोध और सक्षम। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 का क्या जाएगा? ए। प्रज्ञा इज द फाइनल कोर्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ टॉलिक टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मेजर सिटीज़। तो सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ द सिटी जो है बेसिकली वह टॉलिक का चेयरमैन होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में, याद रखिए। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो एलिमेंट्री हिंदी कोर्स है वह प्रबोध है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो देर आर 4 कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और उन 4 कोर्सेज के नाम बात करें अगर, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड। तो हिंदी डे जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस दिन जो है तो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अप्रूव करा था। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज टू रीजनल C shall be English but Hindi version will accompany। So option number B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एन एम्प्लॉय shall be deemed to possess working knowledge in Hindi if he has passed the matriculation of any equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects if he declares himself to have acquired such knowledge in prescribed format। So both A and B is the correct answer। So option number C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। दैट इज़ डोलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, चेयरमैन जो होते हैं डोलिक के वह बेसिकली वो DRM होते हैं। ठीक है, सो डिविजनल रेलवे मैनेजर इज द चेयरमैन फॉर डोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द रेलवे मिनिस्टर व्हेन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वॉज प्रिपेयर्ड फर्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री वॉज द देन रेलवे मिनिस्टर व्हेन द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वॉज प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Indian Army has built a memorial for its personnel killed during the 15th June 2020 clash
विथ चाइना एट विच प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, आप सभी को याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ फेस्टिव सीजन्स, तो जन आंदोलन इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द आरबीआई विच सर्विस टू बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक फ्रॉम दिसंबर 2020, तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस जो है इसको जो है 24/7, आईएमपीएस पहले से ही 24/7 था, तो आईएमपीएस इज़ नथिंग बट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, दैट इज एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एनईएफटी नथिंग बट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री फेस्टिव एडवांस ग्रांटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टिमुलेट डिमांड, क्योंकि कोविड के टाइम पे डिमांड बहुत कम हो गई थी, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों की जेब में कुछ पैसा भरा जाए जिससे वो लोग खर्च करें तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों के जेब में 10,000 रुपये इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर फेस्टिव एडवांस के रूप में देने का सोचा। Which country has been recently elected as the president of International Solar Alliance for the term of 2 years? So it is nothing known is the India. Next question is what is the theme of this year's National Conference on Vigilance and Anti-Corruption? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, सीवीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो विजिलेंस अवेयरनेस वीक रखता है। ठीक है, और यह जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन पर होता है, बर्थ एनिवर्सरी पर होता है, वह 31 अक्टूबर 2022, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर अभी 23 में नहीं आया, तो अगर 2022 की बात करें तो 31 अक्टूबर से लेके 6/11 मीन्स 6 नवंबर तक जो है तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और 2022 की बात करें अगर तो इन द ईयर 2022 के अंदर 2022 के अंदर जो है इसका जो थीम था वह करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन था, करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। और 2021 की बात करें तो इसके लिए थीम जो था वह इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विथ इंटीग्रिटी था। ठीक है, ये याद रखिए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जो है तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो करप्शन फ्री इंडिया ये भी याद रखिए अभी आप, क्योंकि अभी 2023 का अभी विजिलेंस नहीं आया है सीबीसी का, तो यह थीम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, यह करप्शन फ्री इंडिया जो है बेसिकली, ठीक है, ये पेपर 2020 में हुआ था, लेकिन अभी अगर बात करें अगर 2022 के हिसाब से तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन जो है इसका थीम है। यह 2022 के लिए मैं बता रहा हूँ, 2022 के लिए जो है तो वो करप्शन फ्री इंडिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन वेबल राम खलावन was have been recently elected as the president of which country, तो he is the president of Seychelles। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडिया साइंस बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, तो बेका इज साइंड विथ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज केवड़िया टूरिज्म सर्किट दैट इज बीन रिसेंटली इनाग्रेटेड। ठीक है, ऑन थीम ऑफ यूनिटी। ठीक है, केवड़िया आपको पता होगा एकता नगर। ठीक है, वुहान इज़ लोकेटेड इन विच फॉलोइंग कंट्री, तो वुहान आपको सबको पता होगा कोविड के कारण चाइना। विच कंट्री इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मालाबार 2020 एक्सरसाइज, तो बेसिकली मालाबार इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया यूएसए एंड जापान। ठीक है, तो ताइवान नहीं होता इसके अंदर, बेसिकली मालाबार इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया यूएसए और जापान का मिला जुला एक्सरसाइज है। नेम ऑफ द सिटिंग वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति, सुजाता मनोहर। तो फातिमा बीबी आप सभी को पता होगा, फातिमा बीबी इज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली अक्टूबर 1989 में अपॉइंट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा सुजाता मनोहर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, रूमा पॉल
रूमा पॉल जो है तो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें तो इंदु मल्होत्रा का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इंदु मल्होत्रा के बारे में एक खास बात यह है कि यह फर्स्ट फीमेल जज हैं जिनको डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि किसे जो है तो पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट जज बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आंसर विल बी द इंदु मल्होत्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें एट प्रेजेंट मीन्स अभी एट प्रेजेंट, बेसिकली हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना, ये 3 पर्सन हैं या 3 जजेस हैं, ठीक है। हिमा कोहली जो है एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट थी, जिन्हें एलिवेट करके जो है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। इसके अलावा बेला त्रिवेदी की बात करें तो यह गुजरात हाई कोर्ट की जज थी, जिन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया। और जो बीवी नागरत्ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि यह मे बी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकती हैं इन द ईयर 2027। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन द फ्यूचर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 अगर मीन्स अलाइव रही तो इस केस में बीवी नागरत्ना जो होगी तो हमारी फर्स्ट चीफ जस्टिस होंगी, फीमेल चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये था थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में। तो यहाँ पे नेम द सिटिंग, ये क्वेश्चन भी अभी उस परिप्रेक्ष्य से सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति, सुजाता मनोहर, ये सभी जो है तो वुमेन जजेस हैं, ठीक है। तो इंदु मल्होत्रा वाज द सिटिंग जज हैं अभी एट प्रेजेंट, उस टाइम की बात करें अगर, ठीक है। लेकिन अभी एट करंट जो है ये रिटायर हो गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्लीज इंडिकेट इनकरेक्ट चॉइस। सो रिसेंटली न्यू DRMs हैव टेकन ओवर चार्ज। तो ये लोकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्लीज इंडिकेट द करेक्ट चॉइस वेर वेर द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड जवान्स किल्ड इन द रिसेंट क्लैशेस ऑन इंडियन चाइना बॉर्डर। तो गालवान इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लद्दाख में गालवान जगह है, वहाँ पे यह क्लैश हुआ था, जिसका क्वेश्चन अभी पूछा था इसने मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया है, तो वह लद्दाख में बनाया गया, लद्दाख में ही गालवान है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडियन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशंस। तो फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशंस इज़ वर्गीस कुरियन, ठीक है, आप सभी को याद होगा, जिसको दुग्ध क्रांति बोलते हैं। और MS स्वामीनाथन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है, उसके फादर हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो नीलम राजू गंगा प्रसाद राव वाज द फादर ऑफ हाइब्रिड सॉरगम। तो इन्होंने भी जो है तो ग्रीन रिवोल्यूशन में काफ़ी हेल्प करी थी। सॉरगम मतलब ज्वार हो गया, ठीक है। तो जो ज्वार की जो हाइब्रिड किस्म की वैरायटी है उसको बनाने में NGP राव का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। तो यूनाइटेड नेशन के जो करंट सेक्रेटरी जनरल है दैट इज द एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, पोर्तुगीज हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन विच स्टेट सदर्न रेलवे कवर मैक्सिमम रूट किलोमीटर, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जोन्स एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इनकरेक्ट। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। ये क्वेश्चन भी आप प्लीज़ एक बार रिव्यू करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सदर्न रेलवे के बारे में पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जोन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इनकरेक्ट।
SECR का बिलासपुर बिल्कुल सही है। NWR का जोधपुर गलत है। NWR का जो है तो जयपुर होगा। ठीक है, सो इट इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनकरेक्ट। ECR हाजीपुर सही है। WCR का जबलपुर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, तो वेस्ट फ्लोइंग जो है नर्मदा ताप्ती है। ठीक है, वह वेस्ट फ्लोइंग है। महानदी और कृष्णा तो ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू बी मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड्स, तो एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर जो है बेसिकली वह पवन के वेग को मेजर करने में यूज किया जाता है। सुनामी क्या होती है भाई? सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड इन अ वाटर बॉडी on impulsive disturbance that vertically displace the water column may be generated due to earthquakes, landslides, volcanic eruptions, explosion, impact of cosmic bodies। बिल्कुल सही है, बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन बेसिकली जो है वह चाइना और इंडिया के बीच डिमार्केशन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो है वह बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिमार्केशन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। TPWS स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 7। तो TPWS इज नथिंग बट अ ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कवच को भी आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपके आने का पूरा चांस है। फॉइस क्या होता है? फॉइस इज नथिंग बट अ फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉइस क्या होता है? दैट इज कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। FMM क्या होता है? फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसके अलावा CMM इज नथिंग बट अ कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल। अंडर द रिवाइज्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर इंफ्रा स्टैंड्स फॉर, तो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो M इंफ्रा स्टैंड्स फॉर मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर बात करें तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड आप सभी को पता होगा अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आर्यन सुनकर हैं। ठीक है, इसके अलावा MTRS जो है मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, वह नवीन गुलाटी साहब हैं। इसके अलावा मेंबर OBD दैट इज ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जय वर्मा सिन्हा हैं। मेंबर फाइनेंस की बात करें तो वह अंजलि गोयल हैं। ठीक है, तो यह 5 मेंबर्स को मिला के रेलवे बोर्ड बनता है। ठीक है, इसके अलावा भी DG हैं, जैसे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जिनको हम बोलते हैं OSD एंड DG। ठीक है, जैसे DGHR, DGRPF, DGRHS, इसके अलावा DG सेफ्टी, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। CEO स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो अभी प्रेजेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वह बेसिकली लाहौटी साहब हैं, अनिल कुमार लाहौटी, गुना से बिलोंग करते हैं, MP गुना। DFCCIL इज नथिंग बट अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच सिटी द 3 जोनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे आर लोकेटेड, इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच रीजन, विच रिवर? रिवर गंगास, बेम्बेनेट लेक, रिवर ब्रह्मपुत्र, चिल्का लेक, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं इस क्वेश्चंस के GK सेक्शंस, राजभाषा सेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, फाइनेंशियल रूल सेक्शन को कवर करूंगा, तो मैंने यह वीडियो 48 मिनट्स की बनाई है। वीडियो को पूरा प्यार दें, वीडियो को एक बार ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद।